हेलो फ्रेंड्स, धैर्य क्लासेज मालपुरा के यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम वायुमंडल, उसका संगठन और संरचना इसको जानेंगे कि किन किन तत्वों से मिलकर वायुमंडल बना है और वायुमंडल के संरचना में कौन कौन सी परतें कितनी मोटाई पे कितनी अधिक दूरी तक व्याप्त है। अगर हम वायुमंडल के बारे में जानें तो वायुमंडल वैसे हमारी ओर पृथ्वी के चारों ओर जो भी वायु का घेरा है, जो गैसीय घेरा है, उसको हम वायुमंडल कह सकते हैं। और इसको परिभाषित रूप में अगर हम देखें तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का असमांगी मिश्रण है, मतलब असमान मिश्रण है जो पृथ्वी के, क्योंकि अलग अलग प्रकार की गैसें हैं इसके अंदर, सबकी मात्रा सीमित नहीं है, सबकी मात्रा बराबर नहीं है, इनकी मात्रा जो है सबकी अलग अलग है और समय के साथ परिवर्तन भी होती रहती है। जो पृथ्वी के चारों तरफ आवृत एक ढके हुए रूप के अंदर होती है, यह प्राकृतिक पर्यावरण तथा जीवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण संगठक है, क्योंकि जीवमंडल जो बनता है वो वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों से मिलकर बना हुआ होता है। तो तीनों का मिश्रित रूप जहाँ होता है तो वहाँ पे जैवमंडल होता है। तो उसी अनुरूप वायुमंडल जो है वो भी महत्वपूर्ण तत्व है जैवमंडल को बनाने के लिए। वायुमंडल के द्वारा जीवमंडल के सभी जीवों पादपों के अस्तित्व के लिए आवश्यक गैसें, ऊष्मा और जल की प्राप्ति होती है। सभी पौधों को भोजन बनाने के लिए या जो मनुष्य है उसको जीवित रहने के लिए गैसों की आवश्यकता है। जैसे हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे खाना बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जल वाष्प, ऊष्मा, ये भी जो है वायुमंडल से हमें प्राप्त होती है। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उससे संबंध रहता है, पृथ्वी से जो है बंधा हुआ रहता है। किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। वायुमंडल और विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी है, जबकि पार्थिव विकिरण की जो दीर्घ तरंगें हैं उनके लिए अपारदर्शी हो जाता है। जो सीधे आने वाली तरंगें हैं उसके लिए पारदर्शी है और कुछ तरंगों के लिए अपारदर्शी भी है, जो विकिरण के रूप में दीर्घ तरंगों के लिए जो होती है उनके लिए अपारदर्शी है। इस प्रकार इस विशाल ग्लास हाउस, एक पृथ्वी को ग्लास हाउस के रूप में, जो जैसे कांच के जैसे हम किसी चीज़ को बना लेते हैं या फिर जैसे ग्रीन हाउस हम बनाते हैं तो उसमें हम उसको कवर रखते हैं, उसी अनुरूप पृथ्वी को चारों ओर से कवर रखने का जो काम है उस ग्लास की भांति वो कौन करता है? वायुमंडल करता है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन योग्य औसत तापमान, जो हमारे जीवन के लिए औसत तापमान है, वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बना के रखता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे भी उनका अवशोषण करके और उस हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जो है पृथ्वी को बचाता है, अत्यधिक गर्म होने से बचाता है। इसके बाद है वायुमंडल पृथ्वी के ऊष्मा बजट को संतुलित रखता है। ऊष्मा बजट, जिस प्रकार बजट के अंदर आए हुए वे दोनों चीज़ें सम्मिलित होती है, उसी प्रकार ऊष्मा बजट के अंदर पृथ्वी के ऊपर सूर्य से कितना प्रकाश आ रहा है, कितनी ऊष्मा आ रही है और वापस कितनी लौटा दी जा रही है, वो सारी जो है इसके अंदर काउंट की जाती है। तो पृथ्वी की सभी मौसमी और जलवायुवीय प्रक्रिया इसी के द्वारा नियंत्रित होती है, प्रभावित होती है और संचालित होती है। किसके द्वारा? वायुमंडल और वायुमंडल के अंदर जो सूर्य का ऊष्मा बजट है उसके द्वारा। वायुमंडल का अगर हम संगठन देखें तो वायुमंडल के संगठन के अंदर वायुमंडल का निर्माण 3 आधारभूत तत्वों और संघटकों से मिलकर होता है। जिसका संगठन करने के अंदर 3 आधारभूत तत्व हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले गैस, जिसमें विभिन्न तरह की गैसें जो है वो इसके अंदर है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी सारी गैसें हैं वो इसके अंदर है, सबकी मात्रा अलग अलग है। इसके बाद जल वाष्प है, पानी का वायु के रूप, पानी का जो है वाष्प के रूप में होना, वो जल वाष्प है। और धूल के कण, एयर सोल्स जिसे हम कहते हैं। तो ये 3 मुख्य रूप से इसके संघटक हैं जिनसे मिलकर बना हुआ होता है गैस, जल वाष्प और धूल के कण। इसके बाद गैसों को अगर हम पर्टिकुलर रूप से पढ़ें तो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से 2 प्रकार की गैसें पाई जाती है। हम इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला तो प्राथमिक या प्रथम, दूसरा है द्वितीय। प्रथम जो है इसमें स्थायी प्रकार की गैसें जिनका अनुपात वायुमंडल में स्थायी रहता है। वायुमंडल में इनका अनुपात जो है हमेशा स्थायी रहता है, बदलता नहीं है, अपरिवर्तनीय होता है। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, जिनकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, वो तीनों गैसें जो है इसमें प्रथम गैसों के अंदर सम्मिलित की जाती है, जो स्थायी होती है और उनके अनुपात के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता नहीं। वही द्वितीय अगर हम देखें जिसमें अस्थायी गैसें हैं जो परिवर्तनशील होती रहती है। प्रकृति की गैसें जिनमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, जेनॉन, मीथेन इत्यादि इसके अंदर आने वाली प्रमुख गैसें हैं। वायुमंडल के ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात बदलता रहता है। गैसें जो है वायुमंडल के अंदर हम जो ऊपर की ओर जाते हैं तो इनका अनुपात परिवर्तित होता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से लगभग 90 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। ये यहाँ पे इनकी मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है
और ऑक्सीजन वगैरह जो है वो 120 किलोमीटर तक पाई जाती है, इनकी मात्रा यहाँ पे ज़्यादा होती है। उसके बाद इनकी मात्रा के अंदर जो है कमी आने लग जाती है। इन सभी गैसों के अगर अनुपात को हम देखें तो नाइट्रोजन जो है 78.8% है, 08%। वहीं ऑक्सीजन 20.95% है। हम बोलने के अंदर 78% और 20% ही बोलते हैं इसको, 21% बोलते हैं ऑक्सीजन को, लेकिन इसको हम जो है इस प्रकार से समझ सकते हैं। आर्गन तीसरे नंबर की गैस है जो 0.93% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो CO2 इसको हम बोलते हैं, वो 0.038% होती है। इसके बाद नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन, मीथेन और ओजोन। ओजोन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, O3, इसकी मात्रा हम देख सकते हैं। इसके बाद है नाइट्रेट ऑक्साइड। तो इस प्रकार गैसें हमारी पूरी हुई, कौन कौन सी गैसों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके उपरांत आता है जलवाष्प। जलवाष्प है पानी का गैसीय अवस्था में होना। जलवाष्प का मतलब हुआ कि पानी का गैसीय अवस्था में होना। और पानी का गैसीय अवस्था में किस रूप में होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जल जो है वाष्प के अंदर तब्दील हो जाएगा, और वाष्प के अंदर तब्दील होने के बाद जब वो वायुमंडल के अंदर व्याप्त हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, जलवाष्प जो है कहलाता है। इसकी मात्रा लगातार परिवर्तनशील होती रहती है, स्थिर रहती नहीं है इसकी मात्रा। वायुमंडल के अंदर जलवाष्प की ये मात्रा जो है बदलती रहती है। इसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती भी जाती है, क्योंकि जलवाष्प जो है अधिक ऊंचाई पे जाएगा तो संघनन की प्रक्रिया हो जाएगी और पानी की बूंदों के रूप के अंदर वापस से वो जो है धरातल पे आ जाएगा, इसलिए उसकी मात्रा जो है बदलती रहती है। इसके बाद अगर हम देखें तो वायुमंडल में संपूर्ण जलवाष्प का लगभग 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पृथ्वी से हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो 8 किलोमीटर तक ही जलवाष्प का जो अधिकांश भाग है वो पाया जाता है। उसके बाद इसकी मात्रा जो है कम होती जाती है। विषुवत रेखाओं की तरफ जाने पे इसकी मात्रा में कमी आती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अगर हम जाते हैं तो इसकी मात्रा जो है उसके अंदर कमी होने लग जाती है। विषुवत रेखा के ऊपर सर्वाधिक 4% होती है, और वहीं अगर हम शुष्क मरुस्थलों और ध्रुवों की ओर जाते हैं तो यहाँ से इसकी मात्रा जो है निरंतर रूप से कम होती जाती है, और यहाँ इसकी मात्रा जो है वो 1% तक ही रह जाती है वायुमंडल के अंदर। ये कार्बन डाइऑक्साइड की तरह हरित गृह प्रभाव वाली गैस है। हरित गृह प्रभाव के अंदर भी जलवाष्प का महत्वपूर्ण योगदान है। ये पृथ्वी के लिए एक कंबल का कार्य करती है तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म होने देती है और न ही अधिक ठंडा होने देती है, क्योंकि जल का एक नियम भी होता है कि वो धीरे धीरे ठंडा और धीरे धीरे गर्म होता है, तो एकदम ठंडा और एकदम गर्म भी नहीं होने देती हैं। तो वायु जो है इसके तापमान को समान बना के रखती है। इसीलिए तो महासागरों के पास वाली जो जलवायु होती है वो समान होती है, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है, क्योंकि वहीं पे पास में जो है जल रहता है। ये जितनी भी मौसमी परिघटनाएं होती है, जिसमें जैसे आंधी आना, चक्रवात बनना, प्रतिचक्रवात बनना, इसके अतिरिक्त जैसे बारिश का होना, ये सारी चीज़ें जो है बादल का बनना, ये सारी चीज़ें इन्हीं मौसमी घटनाओं के अंदर या इसी जलवाष्प के कारण ही होती है। इनके लिए उत्तरदायी यही है। जलवाष्प के कारण ही ओस, कोहरा, बारिश आदि बनते हैं और वर्षा होती है। इंद्रधनुष तथा प्रभामंडल। इंद्रधनुष जो बनता है बारिश के समय, प्रभामंडल सूर्य की जब सुबह या शाम को जब हम देखते हैं तो उससे जो निकलने वाली प्रभा है वो भी इसी की वजह से होती है। आकाशीय दृश्य भी जलवाष्प के कारण ही हमें दिखाई देते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प का संतुलन जो है वो जल चक्र कहलाता है। इसके उपरांत आते हैं धूल के कण, जिसे हम एयरशोल बोलते हैं। वायुमंडल में निलंबित कणकीय पदार्थ तथा तरल बूंदों में सम्मिलित रूप को एयरशोल कहा जाता है। इसके अंतर्गत धूल के कण, राख, कालिक, परागकण, नमक, जैविक पदार्थ, बैक्टीरिया आदि जो है सम्मिलित होते हैं। ये एक परिवर्तनशील प्रकृति का तत्व है जिसकी मात्रा विभिन्न कारणों से घटती और बढ़ती रहती है। जलवाष्प एक परिवर्तनशील प्रकृति का तत्व है। इसकी मात्रा विभिन्न कारणों से घटती और बढ़ती रहती है। इसकी मात्रा वायुमंडल के नीचे से ऊपर की ओर जाने पर घटती जाती है। जो धूल के कण हैं इनकी मात्रा वायुमंडल में हम जो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो वो घटती और घटती जाती है, क्योंकि वायुमंडल में जो धूल के कण हैं ये इनका वजन अधिक होता है और अधिक ऊंचाई पे इनका भार जो है वो रहता नहीं है, इसलिए भारित है। इसलिए नीचे के वायुमंडल के अंदर ही जो है, नीचे की जो परतें हैं उसके अंदर ही धूल के कण विद्यमान रहते हैं। ऊपरी वायुमंडल में एयरसोल की उपस्थिति मुख्यतः उल्काओं के विघटन, उल्कापिंड जो होते हैं उनके टूटने से, ज्वालामुखी उद्भेदन, ज्वालामुखी के दरार के माध्यम से या उद्भेदन के माध्यम से जब विस्फोट होता है तो उससे निकलने से, तथा प्रचंड आंधियों इत्यादि के फलस्वरूप होता है। इसके कारण ही सूर्य से आने वाले प्रकाश का वर्णात्मक प्रकीर्णन होता है, जिससे कई प्रकार के नयनाभिराम, नयनों को अच्छे लगने वाले
आकाशीय रंगों का आविर्भाव या जन्म जो है होता है। एयरसोल अथवा धूल के कण आर्द्रताग्राही नाभिकी की तरह कार्य करते हैं, आर्द्रता को ग्रहण करने वाले। इसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है और इन धूल के कणों के सहारे ही जलवाष्प संघनित होती है और वही बादल निर्माण का कार्य करती है। जब वायुमंडल में उपस्थित एयरसोल का संपर्क सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जैसी गैसों से होता है तो उसे धूम कोहरे का निर्माण हो जाता है। वायुमंडल की इसके बाद संरचना की बात करें, अब तक हमने संगठन पढ़ा था, तो वायुमंडल की संरचना वायुमंडल में अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों से बना होता है। आधुनिकतम वैज्ञानिक कई सारे उपकरण जैसे रेडियो सांडे, रविशान, रडार, उपग्रह, रॉकेट, सेंसर आदि का प्रयोग करते हैं और इनकी सहायता से वायुमंडल की ऊंचाई का 16 से 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया गया है। लेकिन सागर तक से सागर तल जो है यहाँ से 800 किलोमीटर ऊंचाई तक का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और यही हमारे उपयोगी होता है। पृथ्वी की सतह से पास वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई के साथ ये जो है घटता रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो सघनता है वो जो हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वो सघनता विरलता में बदलती जाती है और वायुमंडल का संगठन जो है वो ज़्यादा भारित रह नहीं पाता, उसका घनत्व ऊपर की ओर कम हो जाता है। वायुमंडल की परतें संरचनाओं का विभिन्न आधार पर हम जो है वर्गीकरण कर सकते हैं और वर्गीकरण के दो आधार जो है हम रख सकते हैं। पहला आधार जो है वो है तापीय विशेषताओं के आधार पर और दूसरा है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। तापीय विशेषताओं के आधार पर अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो तापीय विशेषताओं के आधार पर इसका वर्गीकरण 4 रूपों के अंदर हम कर सकते हैं: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। सामान्य रूप से हम जो वर्णन करते हैं उसमें तापमंडल के स्थान पे आयन मंडल और उसी के आगे बहिर्मंडल 5 परतों के अंदर हम इसको विभाजित करते हैं। लेकिन अगर हम इसको विशिष्ट रूप से देखें तो क्षोभमंडल पहली सीमा है, दूसरी समतापमंडल, तीसरी मध्यमंडल और चौथी जो है वो तापमंडल। और तापमंडल को पुनः 2 भागों में बांटते हैं, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसके बाद एक एक मंडल जो है इसको हम देखें इनकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो पृथ्वी के ऊपर इनकी जो संरचना होती है वायुमंडल की वो इस प्रकार होती है। सबसे नीचे जो है धरातल के पास वो क्षोभमंडल होता है। क्षोभमंडल के बाद समतापमंडल और क्षोभमंडल और समताल मंडल के बीच में जो है वो क्षोभ सीमा होती है। समतापमंडल के बाद मध्यमंडल होता है। समतापमंडल और मध्यमंडल के बीच में जो सीमा होती है उसको हम समताप सीमा कहते हैं। उसके बाद मध्य सीमा होती है। मध्य सीमा के बाद आयन मंडल होता है। तो आयन मंडल और मध्यमंडल के बीच में कौन सी? मध्य सीमा। और आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल होता है। अब एक एक मंडल को हम विस्तार रूप से पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल वायुमंडल के सबसे नीचे का भाग है। जैसे हमने पहले वाले चित्र के अंदर देखा भी कि वायुमंडल का सबसे नीचे वाला जो भाग है वो कौन सा है, तो वो क्षोभमंडल है। इसकी ऊंचाई सतह के लगभग 13 किलोमीटर होती है। औसत जो इसकी ऊंचाई वो धरातल से 13 किलोमीटर तक होती है, लेकिन ध्रुवों के पास इसकी मोटाई जो है कम होती है 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा के ऊपर इसकी जो मोटाई है वो 18 किलोमीटर तक होती है। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है। इस भाग में धूल के कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर मतलब इसी परत के अंदर जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं, बादल का बनना, ओस, कोहरा, धुंध, बारिश, सब कुछ इसी में होते हैं। इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कम हो जाता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। क्षोभमंडल और समतापमंडल को अलग करने वाली जो सीमा है उसको क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है समतापमंडल। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुवों के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। हमने इसको देखा कि 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो है कम होता है। तो इसीलिए जब हम इसके बाद वाले मंडल के अंदर जाएंगे, मतलब समताप मंडल में हम जो ही आएंगे क्षोभ मंडल से, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम होगा। और 80 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में ये तो ध्रुवों के ऊपर और ये तो होगा भूमध्य रेखा के ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर, और वहीं अगर हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये -45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण ये क्षोभ सीमा कहलाती है। तापमान समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि यहाँ ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी की ऊर्जा में तीव्र व हानिकारक जो तत्व होते हैं उनसे बचाती है। इसके उपरांत है मध्यमंडल, मेसोस्फीयर के नाम से हम इसको जानते हैं। मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत होता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने पर
-100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 80 किलोमीटर के ऊपर से लेकर 400 किलोमीटर के तक आयनमंडल पाया जाता है। यहाँ पे विद्युत अवशोषित करने वाले कण होते हैं, इसीलिए इसे आयनमंडल, ये जिन्हें आयन कहते हैं, और आयनों से ही आयनमंडल का नाम रखा गया है इसका। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें, जो हमारे रेडियो, टेलीविज़न, एफएम वगैरह जो चलते हैं, वहाँ पे जो रेडियो किरणें भेजी जाती है, फ्रीक्वेंसी लेयर्स, वो सारी जो हैं वो रेडियो तरंगें इसी मंडल के अंदर, आयन मंडल के अंदर ही भेजी जाती है और वापस यहाँ से पृथ्वी पर लौटा दी जाती है। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है, क्योंकि इससे पहले तक तो ओजोन परत है। अब ओजोन परत जो है यहाँ पे समाप्त हो गई, तो ओजोन परत समाप्त होने के बाद से यहाँ पे टेम्परेचर जो है धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इसके बाद आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, ये मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर है, जो वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है, इसे बहिर्मंडल कहते हैं। यहाँ पर वायु का घनत्व अत्यंत कम होता जाता है। इसके कारण यहाँ केवल जो है ये निहारिका के जैसे दिखाई प्रतीत होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर 5000 डिग्री से सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, लेकिन इसको महसूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे वायु होती नहीं है। वायु नहीं होती है तो वायु जो है, गैसें बिल्कुल कम होती है, तो गैसें कम होने से उनमें विरलता होती है, इसलिए टेम्परेचर जो है यहाँ पे महसूस नहीं किया जा सकता। इस संस्तर में मौजूद सभी घटक विरल होते हैं, जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिलते जाते हैं। इसके उपरांत पहले ये तो हमने पढ़ा तापीय आधार पर या तापीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण, और अब आता है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर दो भागों के अंदर बांटा जाता है। पहला तो है समताप मंडल और दूसरा है विषम मंडल। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था ये वायुमंडल संगठन और संरचनाएं समाप्त होती है। एक अपील है आपसे कि गर्मी का समय आ रहा है और इस समय के अंदर कई सारे पशु पक्षी जो हैं बिना पानी के कारण असामयिक मृत्यु इनकी हो जाती है, इसलिए हम अपने घरों पे, छतों पे, पेड़ पौधों पे, कहीं पे भी पानी के जो है इनके लिए जो परिंदे हैं वो लगाएं और इनका संरक्षण करें। ये हमारे पर्यावरण को, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के अंदर बहुत सहायक होते हैं। अतः जीव जंतु पक्षियों के ऊपर दया करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, महिला बूढ़े बच्चों का सम्मान करें। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है समाप्त होता है। आपके कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।